पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। सम्राट कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडे पर मुहर लगी है। सड़क कनेक्टिविटी को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम। बक्सर भागलपुर 6 लेन एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है। बिहार में एआई को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। टायो एआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर की स्वीकृति हुई। तकनीक और एआई से बिहार को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में अहम पहल है। बिहार में सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कटिहार में नहरों के पुनर्स्थापन के लिए 35.82 करोड़ की मंजूरी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, सम्राट कैबिनेट में आज 13 बड़े फैसले। बिल्कुल, देखिए, और 13 फैसले को लेकर कुछ ऐसे फैसले हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिसकी चर्चा लगातार बिहार के मुख्यमंत्री करते रहे कि राज्य में एआई पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए टायो एआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रौद्योगिकी विकास विभाग पटना के बीच में एक एमओयू पर हस्ताक्षर की स्वीकृति प्रदान की गई है। जाहिर तौर पर तकनीक, नवाचार और एआई के माध्यम से बिहार के भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। तो ये महत्वपूर्ण घोषणा की गई है जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा सिंचाई प्रमंडल नरपतगंज अंतर्गत जानकी नगर शाखा नहर एवं इससे जुड़े नहर प्रणालियों की पुनर्स्थापना के लिए भी 30 करोड़ की राशि स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने 2026-27 में 63.92 करोड़ की अनुमानित लागत पर कॉम्फिट पटना के माध्यम से राज्य में दुग्ध उत्पादन एवं पशु उत्पादन बढ़ाने हेतु नस्ल सुधार योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 26-27 में 48,200 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए 200, 500, 1,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों के निर्माण हेतु निर्माण को मंजूरी दी गई। ये बेहद महत्वपूर्ण है। और 52 चयनित समितियों को 50% अनुदान और 50% सक्रिय पूंजी के रूप में कुल 34.95 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। एक महत्वपूर्ण फैसला और भी हुआ है, सिंचाई को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। इसकी चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा है कि सिंचाई प्रमंडल कटिहार के अंतर्गत कटिहार, वितरणी, फूलपुर, हसनगंज, बैजनाथपुर सहित कई जो वितरणी है उनके नहर प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए भी एक बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। जाहिर तौर पे जो एआई का, जिसके बारे में मैंने बताया कि एआई जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो उसकी जितनी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के हर खेत में जल की जो पहुंच हो उसे सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया जो बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे बिहार में आपको पता ही हो कि हर घर नल जल की जो बात तो होती ही है, खेत में भी जल पहुंचे, इसके लिए मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 26-27 में 11,000 निजी नलकूपों के स्थापना हेतु लगभग 305 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। ये भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो आज कैबिनेट के महत्वपूर्ण बैठक में किया गया है। इसके अलावा साक्षरता के क्षेत्र में भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। जाहिर तौर पे डेयरी और मत्स्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग ने 2026-27 के लिए 63.92 करोड़ की अनुमानित लागत पर कॉम्फिट पटना के माध्यम से राज्य में दूध उत्पादन एवं पशु उत्पादकता बढ़ाने हेतु नस्ल सुधार योजना को स्वीकृति प्रदान की है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है बिहार में। बिल्कुल आनंद, गन्ना किसानों के लिए भी सहकारी समिति की बात कही जा रही है, तो अब चीनी मिलों के लिए भी एक अच्छी खबर होगी। देखिए, बिल्कुल, और मैं आपको गन्ना से जुड़े हुए और भी जानकारी दे रहा हूँ कि सक्रिय और अयान चीनी मिल के लिए जो अधिसूचित आरक्षित क्षेत्र के गन्ना उत्पादक तथा गन्ना उत्पादन हेतु प्रतिबद्ध किसानों को शामिल करते हुए प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है। बिल्कुल आपने सही कहा। जाहिर तौर पर गन्ना लगातार बिहार में सबसे ज्यादा है कि बहुत जल्द बिहार के जो भी बंद चीनी मिल है उन्हें खोला जाएगा। तो सक्रिय और आयाम को लेकर भी एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ। तो धीरे धीरे बिहार में जो बंद चीनी मिल है उन्हें खोलने की तैयारी की जा रही है और उसी कड़ी में आज का ये फैसला भी देखा जा सकता है। जी ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। मोदी कैबिनेट से भी बिहार को बड़ी सौगात मिली है। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा हाईवे अब 4 लेन होगा। करीब 82 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 3,590 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस हाईवे के बनने से मुजफ्फरपुर से भारत नेपाल सीमा के पास सोनवर्षा तक सफर आसान और तेज होगा। मुजफ्फरपुर
मुकेशपुर, रुन्नी सैदपुर और थुम्मा के साथ ही डुमरा, भूतही और सोनबरसा जैसे इलाकों में ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। सरकार के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से यात्रा का समय घटेगा, ईंधन की भी बचत होगी, सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और बिहार में कारोबार के साथ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं केंद्र सरकार से मिली सौगात पर सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड के 82 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन में अपग्रेड करने की केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी से उत्तर बिहार में कनेक्टिविटी, आवागमन और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। समृद्ध बिहार के संकल्प को साकार करने में निरंतर सहयोग और राज्य को आधुनिक सड़क कनेक्टिविटी की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के खिलाफ आरजेडी ने लोक भवन मार्च निकाला। हालांकि इस मार्च को आयकर गोलंबर पर ही रोक दिया गया। पुलिस की तरफ से की गई बैरिकेडिंग ने कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। मार्च में शामिल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में भी लिया और सचिवालय थाना लेकर गई। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकला राजभवन मार्च डाक बंगला और इनकम टैक्स चौराहे के बीच काफी तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, लेकिन तेजस्वी यादव समर्थकों के साथ बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं वाटर कैनन के इस्तेमाल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वो जेल जाने से डरते नहीं हैं। सम्राट चौधरी के आदेश पे हुआ है सब कुछ। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि पदाधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है, सड़कों पर है। सरकार को जो है जितना ही पड़ेगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के मामले को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि छात्रों पर किसके आदेश पर गोली चली, जवाबदेही तय होनी चाहिए। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, जनता चुप नहीं बैठने वाली है, हमें न्याय चाहिए। जवाबदेही तय होनी चाहिए किसके आदेश पे जो है गोली चला है। और जिस हिसाब से बिहार पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा है, छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जनता चुप बैठने वाली नहीं है, न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई थी और सरकार ने माना कि सिवान में AK-47 का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे इस भारत का आम नागरिक बहुत उम्मीद की नज़रों से देखता है। हमें पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठेंगे कुर्सी पे, महिला होने के नाते मैं बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी मैरिड होंगे, उनकी भी पत्नी होगी, उनके भी बच्चे होंगे और उनके बच्चे भी पढ़ने लिखने वाले होंगे और कंपटीशन का तैयारी करते होंगे। हो सकता, मैं नहीं जानती कौन से जज वहाँ आज बैठे थे, हो सकता है उनके बच्चों में से किसी ने नीट का भी परीक्षा दिया होगा। तो हमें ये उम्मीद थी कि जो छात्र हैं इस देश के, खास तौर पे बिहार के, उनकी भावनाओं के साथ वो न्याय करेंगे और समझेंगे। वहीं रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन के अंदर JSSC CGL परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से पूरा माहौल गर्म हो गया है। दोपहर 1 बजे मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे सफल अभ्यर्थी अचानक सुरक्षा कर्मियों को धक्का देकर प्रोजेक्ट भवन के अंदर चले गए और 50 मीटर की दूरी पर मुख्य सड़क पर बैठकर प्रदर्शन भी करने लगे। राज्य सरकार पर प्रदर्शनकारियों ने वादाखिलाफी का आरोप लगाया है और उन्होंने सरकार से गड़बड़ी करने वाले लोगों की पहचान करने के बाद ही फैसला लेने की मांग की है। उनकी माने तो सरकार के एक फैसले ने ईमानदार और गड़बड़ी करने वाले दोनों तरह के अभ्यर्थियों को एक कैटेगरी में खड़ा कर दिया है।
में प्रोजेक्ट भवन के बाहर जो सफल अभ्यर्थी जो प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग विभागों में काम कर रहे थे, अचानक एक नोटिफिकेशन के बाद वो अपनी नौकरी से दूर हो गए और सुबह 10 बजे प्रोजेक्ट भवन के बाहर यानी मेन गेट के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज दोपहर 1 बजे जो यहाँ देख रहे हैं तमाम जो सफल अभ्यर्थी हैं प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग विभागों में उनकी कुर्सी तय है, कहाँ बैठकर वो काम करते हैं, लेकिन आज कुर्सी से उनकी दूरी बढ़ गई। 1 बजे दोपहर लगातार वो जबरन अंदर घुसे, कहे कि ये मेरी जगह है, मेरी जगह से आप हमें दूर नहीं कर सकते हैं। हमारा सवाल था कि आप जबरन घुसे हैं, तो कह रहे हैं कि आपका सवाल गलत है। सिर्फ एक बच्चा का इन्वेस्टिगेशन हो, उसमें पूरा जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। ये कहाँ का न्याय है बताइए? ये आप लोगों को सरकार से पूछना चाहिए। बोले आप देखिए सर, जयपाल स्टेडियम में जो बैठे वो भी स्टूडेंट है और हम लोग जो यहाँ खड़े वो भी स्टूडेंट है। मतलब स्टूडेंट के बीच में एक झगड़ा हो गया, बीच में कौन है? सिस्टम है। वो लोग प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो उन्हीं को है जो अफेक्टेड है। वहाँ पे धरना देने वाले लोग, प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले लोग कौन है? क्रिस का गाना सुनेगा बोलने वाला कौन है? कौन सा एग्जाम दिया वो झारखंड का आकर के जो यहाँ पे वो प्रोटेस्ट में शामिल हो गया? भीड़ इतना जुट गई और भीड़ के प्रभाव में सरकार ने ऐसा फैसला कर दिया। देखिए, सरकार से फिलहाल हम लोग का यही मांग है कि जो उनका निर्णय लिया गया सीजीएल रद्द करने का उसको वापस ले, और नहीं तो फिर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जाएंगे। तो हम लोग का डिसीजन तो खैर हम लोग के पक्ष में है, क्योंकि नियुक्ति जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ही किया गया है। तो सरकार अगर अपना तो जेपीएससी जेएसएससी कथित गड़बड़ी मामले में सरकार के फैसले के बाद अब एक नए आंदोलन की तैयारी हो गई है। सरकार ने एक फैसले के साथ ही जैसे ही हजारों पास आउट अभ्यर्थी बेरोजगार हो गए, तो वहीं सरकार के खिलाफ एक नए आंदोलन की नींव रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर पड़ने लग गई है। प्रोजेक्ट भवन के बाहर करीब 1500 विद्यार्थियों के लिए भोजन की तैयारी की जा रही है। सीजीएल पास आउट विद्यार्थियों ने कहा कि सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है। आंदोलन को खत्म करने के साथ किस तरीके से एक नए आंदोलन को जन्म दिया, उसकी ये तस्वीर है कि जब पास आउट सीजीएल के विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं तो उनके आंदोलन स्थल यानी प्रोजेक्ट भवन के नजदीक अब भोजन की व्यवस्था भी उनके लिए इन लोगों ने कर ली है। यानी करीबन 2000 की संख्या में जब पास आउट अभ्यर्थी यहां पहुंचेंगे तो उनके आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो डटे रहे और मजबूती के साथ रहे, उसके लिए यह प्रयास किया गया है। इस वजह से आप देखिए, कहीं से फंडेड है या फिर आप लोगों ने खुद से करा? कोई फंडेड नहीं है, हम लोग का अपना खुद का है। सब इतना दिन से जितने भी सैलरी वगैरह मिले सब हम लोग कंट्रीब्यूट करके ही कर रहे हैं। सैलरी जो मिला उसका फिर क्या तो करना ही पड़ेगा, क्या करना क्या है अभी? अब हम लोग का सरकार इस स्थिति पे ला दी है, रोड पे ला दी है, तो क्या करें हम लोग? कितने लोगों का खाना बन रहा है आपका? करीब हम लोग 1500 आदमी 2000 का आदमी खाना है, सबके लिए व्यवस्था है। और जो भी हम लोग के चाचा लोग भी आ रहे हैं जो बुजुर्ग है उनको भी हम लोग मना नहीं कर रहे। आइए खाइए, दिन में भी और रात में भी रात में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जब तक नहीं मानती है हम लोग यहीं पे रहेंगे। फॉरेस्ट विभाग के वो कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी सरकार ने एक झटके में खत्म कर दी और उसके बाद अब इनके लिए जब खाने की व्यवस्था की गई तो आप देखिए एक लंबी कतार यहाँ भी बनने लग गई। ये लंबी कतार इस वजह से क्योंकि सरकार ने इन्हें मजबूर किया कि ये इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। इनकी नौकरी खत्म हुई, इस वजह से आज ये तमाम लोग सड़कों पर हैं और ये आंदोलन और आगे बढ़ता जा रहा है। आप लोग भी मतलब पास आउट स्टूडेंट है? हाँ, पास आउट स्टूडेंट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है यहीं पे सेक्रेटरीट में। तो कल तक घर में थाली पहुंच रहा था, आज आंदोलन के लिए सड़कों पर भोजन। कोई नहीं, इसका भी अपना अलग मजा है, ये भी हम लोग उठाएंगे और हम लोग वापस भी आएंगे, ये भी उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। कल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। हाँ ठीक है, लाइफ का अलग पार्ट अभी आया गुजर रहा है तो ये भी गुजर जाएगा। जीत जाएंगे, एकदम जीत जाएंगे। बिल्कुल ये उम्मीद है इन लोगों को, तमाम लोगों को ये उम्मीद है कि एक जंग है, इसे भी हम लोग जीतेंगे और इस वजह से इस आंदोलन को और मजबूती देने के लिए और मजबूत करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की खबरों की करते हैं। बड़ी खबर सीतामढ़ी से है, जहां बिहार एसटीएफ ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने रीगा थाना पुलिस के सहयोग से सीतामढ़ी के रहने वाले जय नारायण महतो को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के घर और वहां खड़ी 4 पहिया गाड़ी की तलाशी के दौरान गांजा की बड़ी खेप बरामद हुई। कार्रवाई में कुल 334 किलो 205 ग्राम गांजा जब्त किया गया। इसके अलावा 2 बाइक और एक 4 पहिया गाड़ी भी बरामद की गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी जय नारायण महतो को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए रीगा थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। गुमला में जेजेएमपी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डुमरी के औरा पाठ जंगल से
5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक रामदेव अपने दोस्त के साथ इलाके में जेजेएमपी को दोबारा सक्रिय करने और संगठन के विस्तार की कोशिश में था। उसके साथ 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई में AK-56 इंसास समेत ऑटोमेटिक हथियार और 146 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अब पुलिस पूछताछ के जरिए संगठन के नेटवर्क और संपर्क सूत्रों तक पहुंचने में जुटी है। की गई और उनको बताया गया कि आप चारों तरफ से घेरे गए हैं, आपको आत्मसमर्पण करना चाहिए। तो तत्पश्चात उन लोगों की अरेस्टिंग होती है। जो अरेस्टेड लोग हैं उसमें एक व्यक्ति जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर है जिसका नाम रामदेव लोहरा है। उसके साथ 3 व्यक्ति और पकड़े जाते हैं। एक व्यक्ति एरिया कमांडर है, बाकी 2 लोग जो हैं वो दस्ता के सदस्य। इस एरिया में वो अपने संगठन का विस्तार करना चाह रहे थे क्योंकि गुमला में पहले ही नक्सल पे काफी कार्य किया गया है और इनका संगठन यहाँ पर खत्म हो गया था। संगठन को विस्तार करने के ही मूल्य से ये लोग इस एरिया में भ्रमणशील थे। और अब देश दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में सीएनजी फिलिंग स्टेशन पर धमाके की खबर है। टिकरी कला में ट्रक में सीएनजी भरते वक्त ये ब्लास्ट हो गया। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है, 6 घायल हुए हैं। दिल्ली के टिकरी कला इलाके में एक सीएनजी पंप पर भीषण ब्लास्ट हो गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रक में सीएनजी गैस भरी जा रही थी और इसी जोरदार धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल भी हुए। धमाके की आवाज बहुत तेज थी। इसके बाद पंप पर भारी अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली जल बोर्ड में कथित टेंडर घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी ACB ने दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP से जुड़े टेंडरों में कथित अनियमितताओं का है। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई, तकनीकी शर्तों में कथित तौर पर हेरफेर किया गया और काम दिलाने के बदले रिश्वत के लेन देन का खेल चला। ACB की जांच में आरोप है कि STP से जुड़े ठेकों में ऐसी तकनीकी शर्तें रखी गईं जिनसे कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके। आज सत्येंद्र जैन समेत सभी आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय में ईडी ने छापेमारी की है। आजम खान के ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। दिल्ली, रामपुर और सहारनपुर में 10 जगह ईडी की छापेमारी हो रही है। ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर रेड हुई है। ईडी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की। सरकारी ठेकों की रकम को निजी ठेकेदारों के जरिए डाइवर्ट कर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी की संपत्तियों के निर्माण और दूसरे कामों में इस्तेमाल का आरोप लगाया है। NCED यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा 3 शहरों के 10 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर इस मामले की अगर बात करें तो ये मामला रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला है। इस वक्त मैं जसोला इलाके में हूँ जो दिल्ली का साउथ ईस्ट दिल्ली का इलाका है और यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है। ये वैन देख रहे हैं, ये गाड़ी जो है ईडी के अधिकारियों की है, इससे आए थे और इसके साथ साथ कई अन्य जो वाहन जो है उसका प्रयोग किया गया। जिस तरह से अगर बात की जाए तो इसी बिल्डिंग के जो HIG फ्लैट्स है इसी के 8वें फ्लोर पर ईडी की टीम अभी मौके पे मौजूद है और सैयद जो है बकायदा यहीं पे रहते हैं और जिसके घर पे अभी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से सैयद की अगर बात करें तो वो कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम में इन्वॉल्व हैं, उसका कंस्ट्रक्शन का काम है, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी का जो फंड था वो उसको डाइवर्ट करने में कई लोगों का नाम सामने आया जिसमें कि सैयद खालिद जो है इनका नाम भी सामने आया। उसके बाद इस मामले से जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को इकट्ठा किया गया। उसके बाद 10 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अगर 3 शहरों की अगर बात करें तो जिसमें सहारनपुर, रामपुर और राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये पहला सर्च ऑपरेशन नहीं है, इसके पहले भी। कानपुर में सिक्योरिटी गार्ड ओमजी शुक्ला के नाम पर करोड़ों रुपए के फर्जी कारोबार का मामला सामने आया है। उनके नाम पर 17 करोड़ 48 लाख रुपए के
लेन देन का नोटिस भेजकर 3 करोड़ 15 लाख रुपए के टैक्स की मांग की गई। नोटिस मिलने के बाद से सिक्योरिटी गार्ड लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे। उनका आरोप है कि उन्होंने जीएसटी अधिकारियों और पुलिस से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन लंबे समय तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। करीब 1 साल बाद जब ये मामला पुलिस कमिश्नर के सामने पहुंचा तो उन्होंने मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम गठित कर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। अगस्त 2025 को जीएसटी का रिकवरी टैक्स का नोटिस आया था 3 करोड़ 14,56,000 का। मैं तब से लेकर आज तक हर जगह गया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं है। आज पहली बार कानपुर के कमिश्नर साहब से पहली बार मिला और उनसे अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने तत्काल नवस्था थाने को मुकदमा पंजीकृत करने के लिए कहा गया। जिस चीज के लिए मैं 1 साल से दौड़ रहा था उसको आज निराकरण हुआ। मेरा मुकदमा आज पुलिस कमिश्नर महोदय के समक्ष एक व्यक्ति पेश हुआ जो सिक्योरिटी गार्ड था, जिसके पास सेंट्रल जीएसटी के द्वारा एक 3 करोड़ का नोटिस भेजा गया था। उनके द्वारा नोटिस में इंगित किया गया था कि इनके द्वारा 17 करोड़ का लगभग टर्नओवर किया गया है। इस संबंध में पुलिस। बड़ी खबर जयपुर से है, जहां एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है। महेश मीणा की संदिग्ध मौत के 12 दिन बाद हत्या का खुलासा ने सबको हैरान कर दिया। खुलासा तब हुआ जब मृतक की पत्नी कविता अपने पति की अस्थियां विसर्जन करने हरिद्वार गई थी। इसी बीच ससुर ने मौत की वजह से पर्दा उठा दिया। पिता ने खुद सीसीटीवी फुटेज चेक किया। इसके बाद बहू की सच्चाई जानकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोप है कि पत्नी कविता और उसके कथित बॉयफ्रेंड समेत 3 युवकों ने साजिश के तहत महेश को जहर दिया, जिसके बाद पत्नी के सामने तड़प तड़प कर पति की मौत हो गई। दरअसल मौत का खुलासा तब हुआ जब मृतक के पिता को बहू पर शक गहराया। फिर मौत वाली जगह का सीसीटीवी फुटेज देखा गया, जहां कविता 3 लड़के के साथ मौजूद थी और महेश तड़प रहा था, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। जिस तरह से घटना का विवरण दिया गया था, पुलिस को भी इस चीज़ पर पूर्णतः विश्वास नहीं था कि जैसा बताया जा रहा है वैसा हुआ है। तो हमने इंडिपेंडेंटली उस पर की जांच की और साथ के साथ हमें कुछ सीसीटीवी वीडियो फुटेज भी परिवार वालों ने बताया कि यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं, उसको भी इकट्ठा किया गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए परिवार वालों का शक गहराया और उन्होंने बताया कि उनको शक है कि उनके पुत्र महेश मीणा की मृत्यु प्राकृतिक ना होकर किसी के द्वारा हत्या किए जाने की हो सकती है। इस पर इन्होंने एक मुकदमा बीकेआई थाने में दर्ज करा है। और अब बात कारोबार की खबरों की कर लेते हैं। सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई है। 1 किलो चांदी की कीमत 5,772 रुपए गिरकर 2.27 लाख रुपए पर आ गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,196 रुपए कम होकर 1,53,000 रुपए पर आ गया है। पिछले 10 से 15 दिनों में सोना चांदी में अच्छी तेजी आई थी, लेकिन गिरावट से बाजार पर बड़ा असर दिख रहा है। और अब बात खेल जगत की खबरों की कर लेते हैं। भारत ने गोल में खेले गए पहले टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। यह भारत का 600वां टेस्ट मैच था। भारत की जीत के हीरो 24 साल के लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुथार थे। उन्होंने श्रीलंका की दूसरी पारी में 6 विकेट सहित मैच में 10 विकेट झटके। देवदत्त पडिक्कल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। उन्होंने इस मैच में कुल 211 रन बनाए हैं। पेडिकल ने पहली पारी में 167 और दूसरी पारी में 44 रन की पारी खेली है।